वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर। ये दोनों के लिए ध्यान से सुनिए, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों के लिए। जिन्होंने हिंदी इलेक्टिव ले रखा है उसके लिए भी और हिंदी कोर ले रखा है उनके लिए भी है। ये अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर हमारा चैप्टर है। इसका नाम है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो ये जो चैप्टर है ये आपका आखिरी चैप्टर है, चाहे वो हिंदी इलेक्टिव वाले बच्चे हों या फिर चाहे वो हिंदी कोर वाले बच्चे हों। तो देखिए, नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन क्या होता है आखिरकार, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, फिर हम देखेंगे किस प्रकार से इस पर लेखन किया जा सकता है। तो अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में या कम से कम विचार में को संकलित करते हुए सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति करना। यानी कि किसी भी विषय पर आपको क्या करना होगा, कम से कम जो शब्द हैं, कम से कम जो विचार हैं, उनका प्रयोग करते हुए एक सुंदर और एक सुढंग, यानी कि जो उसकी सीरीज होती है, जो सीरियल वाइज होता है वो भी हो, क्रमबद्ध भी हो, इस तरीके से हमें क्या करना है, उसे प्रस्तुत करना है, अपनी अभिव्यक्ति करनी है। मान लीजिए आप कोई मूवी देखकर आए हैं और आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि आपको वो मूवी कैसी लगी है, तो आप उन्हें किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। तो आप बोलते समय तो अच्छे से अभिव्यक्त कर देते हैं, पर उसे जब आप एक पेज पर लिखते हैं और उसे अभिव्यक्त करते हैं कम से कम शब्दों में, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है पूरी एक बुक छाप देंगे उस मूवी को लेकर, तो ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कम से कम शब्दों में 1 पेज 1.5 पेज के अनुसार आप लिखेंगे और अब बताएंगे। मान लीजिए आपको क्या करना है, एक लेख लिख के देना है कि आपको जो मूवी देखने जाते हैं तो उस समय आपको क्या क्या चीजें महसूस हुई, तो उसके ऊपर अगर आप बता रहे हैं, या फिर मूवी कैसी लगी है उसके बारे में बता रहे हैं, या फिर कोई भी घटना हो गई, कुछ भी हो गया जिसके ऊपर आपको लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है। अब यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जो नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन होता है वह किसी भी विधा में नहीं होता है। यानी कि ना तो वह गद्य की किसी भी विधा में नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, गद्य की विधा या फिर विधा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसके अंतर्गत जैसे कि निबंध हो गए, आपके संस्मरण मतलब जो भी बात हम पुरानी याद करके लिखते हैं, तो संस्मरण हो गया। रेखा चित्र, यानी कि हम एक रेखा चित्र उसे पढ़ने के बाद हमारी आंखों के सामने क्या है, वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि हमारे सामने वो घटित हो रहा है, तो रेखा चित्र हो गया। तो इस तरीके की जो भी होते हैं ये विधा के अंदर आते हैं, गद्य विधा के अंदर। तो ये जो लेख है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये निबंध जो गद्य विधा है उसके रूप में लिखा जाता है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि संस्मरण के गद्य विधा के रूप में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्योंकि जो ये लेख होता है, नए और अप्रत्याशित जो विषय पर जो लेख होता है, यह क्या है, यह निबंध के रूप में भी लिखा जा सकता है, संस्मरण के रूप में भी लिखा जा सकता है, रेखा चित्र के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है नए और अप्रत्याशित जो विषय है वो कोई भी विषय दे दिया जा सकता है, जिसके ऊपर आप अपने मन से स्वतंत्र होकर क्या कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो नए और अप्रत्याशित ये विषय होते हैं, इन पर लेखन करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, क्योंकि आपको भी क्या है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और फिर आपसे कहा जाता है कि इसके ऊपर आप क्या करिए, एक लेख लिखिए या फिर रचनात्मक लेखन करिए। तो ये कोई मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि रचनात्मक लेखन कैसे किया जाए या फिर लेख कैसे लिखा जाए, तो ये मुश्किल नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये लिखी हुई बातें तो हैं ही, साथ ही साथ और भी बातें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बताई जाएगी। तो देखिए, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमें, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपका पूछ भी लिया जाता है कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते हुए किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तो उसके ऊपर आप ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आप बताएंगे। तो देखिए, या फिर सरल बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लिखना नहीं आता है, वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर कर देता है, पर वह उसे कागज पर नहीं उतार पाता है, तो वह किस प्रकार से उतार सके, वह कौन सी बातें ध्यान रखे जिससे कि वह क्या कर सकता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कागज पर कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात ध्यान रखने योग्य है, किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर रुककर एक रूपरेखा प्रदान करे, उसके बाद शानदार तरीके से अपने विषय की शुरुआत करे। अब यहाँ पर मैं आपको आपकी खुद की स्टूडेंट लाइफ से जोड़ते हुए लेकर चलूंगी, जिससे कि आपको क्या है,
समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, आप बचपन से अभी तक क्या है, आप निबंध लिखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो किसी विषय पर, जैसे दिवाली, होली या किसी भी विषय पर आप निबंध लिखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बचपन में हमने लिखा है, अभी तक भी आ रहा था, पर अब जो 12th में क्या है, आपका निबंध आना बंद हो चुका है। तो आप निबंध लिखते हुए आ रहे थे, तो उस समय आप किन बातों का ध्यान रखते थे? आपको एग्जाम में आपको ये नहीं बताया जाता था सिलेबस में कि आपका ये टॉपिक होगा और इस टॉपिक को रेडी कर लीजिए और इसे क्या है, यही आ जाएगा और इसको ही लिख देना। ऐसा नहीं होता था। आपको बस ये बताया जाता था कि आपका जो फॉर्मेट है एग्जाम का, उसमें जो निबंध है वो भी एक विषय है, और निबंध किसी भी विषय पर दे दिया जाएगा, कोई भी विषय दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको लिखना होगा, चाहे वो पर्यावरण के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर। तो आप क्या करते थे, जब आपके एग्जाम में आता था उसी समय सोचते थे, उसी समय लिखते थे। तो उस समय आप कैसे लिखते थे? आप क्या करते थे, आपको जो विषय आसान लगता था उस विषय को आप चुनते थे और फिर क्या करते थे, उस विषय के बारे में पहले सोचते थे। जब आपके पास विचार होंगे तभी तो आप अभिव्यक्त कर पाएंगे ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा विषय उठकर आ गया है जिसके बारे में आपने कभी सुना भी ना हो, तो आप कैसे लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्या है, पहले जो भी विषय होगा उसके बारे में विचार करना, चिंतन मनन करना, यानी मन ही मन में सोचना उसके बारे में, उस विषय के बारे में। तो एक तरीके से जो ये लेख होता है ये भी निबंध के प्रकार का ही होता है, पर इसमें अंतर क्या होता है? निबंध में जैसे जैसे आप बड़े हुए और आपने क्या देखा, निबंध में आप क्या करते थे, भूमिका, फिर उसके बाद लास्ट में आपका निष्कर्ष होता था, मतलब पॉइंट बनाकर आप लिखते थे निबंध को। तो पर अब जो ये लेख होता है, लेख में क्या डिफरेंस होता है? लेख क्या होता है, लेख में ये पॉइंट नहीं होते, भूमिका या फिर मान लीजिए किसी का कारण है तो आप लिखते थे कारण, फिर उसके बाद फिर निष्कर्ष जो लास्ट में होता था। तो इस तरीके से आप क्या, ये पॉइंट बनाकर नहीं लिखते हैं लेख में। आप क्या करते हैं, लेख में पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, मन ही मन उस विषय के बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा, और क्या करना होगा, एक रूपरेखा तैयार कर लेनी होगी। यानी कि कोई भी विषय आपको दे दिया गया है तो आपको यह मन ही मन सोचना है कि मैं उसे अपने इस एग्जाम में किस तरीके से प्रस्तुत करूंगा, या फिर इस पेपर पे किस प्रकार से प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तुत करना भी तो एक कला होती है। मन में विचार बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है एक पैराग्राफ में आप सारे के सारे विचार डाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये देखना होगा कि आपके विचार में से सबसे बेस्ट वाला विचार कौन सा है आपका, जो एग्जामिनर को प्रभावित कर सके। ये बात मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आपको इस पॉइंट के अंदर नहीं लिखना है ये, क्योंकि यहाँ पर ये एडवाइस दी जा रही है आपको। आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर लेख लिखना आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि कौन सा आपका जो विचार है वो सबसे बेस्ट है, तो आपको वो सबसे ऊपर लिखना होगा कि एग्जामिनर ऊपर का पढ़ते ही यह समझ जाए। क्योंकि एग्जामिनर ऐसा तो नहीं आपका पूरा का पूरा पढ़ेगा, इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी आंसर जो शीट होती है वो चेक करनी होती है। तो उन्हें इस अच्छे जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हुए अपने विचार को अच्छे से प्रस्तुत करना है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है। और जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो भी अच्छा होना चाहिए, रोचक ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए, अच्छे विचारों वाला होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या करना है, कोई भी विषय है उसके बारे में मन ही मन में विचार कर लेना है और उसकी रूपरेखा, यानी रूपरेखा मतलब फॉर्मेट तैयार कर लेना है कि आप किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि आपको क्या करना है, स्त्री जीवन के बारे में एक लेख लिखना है, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। आपके मन में स्त्री जो है अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मैं घरेलू हिंसा वाली स्त्री को देख सकती हूँ, आप एक जो मॉडल जो स्त्री होती है उसे देख सकते हैं। तो स्त्री के जीवन के बारे में आपको हर एक बात ध्यान रखकर और फिर उसे लिखना होगा। और आपको क्या है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें कुछ बातें ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बतानी होंगी कि कुछ जो स्त्री हैं वो इतनी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं और कुछ स्त्री पीछे। ये मेरी थिंकिंग है। आपके जो विचार होंगे इस विषय के लिए अलग भी हो सकते हैं। तो अपने विचारों के हिसाब से क्या है, आपको एक दो बार आप क्या करिएगा, कोई भी विषय उठाइएगा, चाहे यही जो विषय यही उठा लीजिए, इसे लिख कर देखिए। तो आकर्षक कहाँ से होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए और लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए। तो रूपरेखा तैयार कर लेनी है। अब दूसरी जो बात है ध्यान रखने की इस प्रश्न से संबंधित, वो क्या है, उस विषय को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, यह भी दिमाग में पहले से होना आवश्यक है। मान लीजिए आपको कोई विषय दिया गया है कि इसके ऊपर लेख लिखना है, तो आपको क्या है, विचार भी आ गए आपके मन में, फॉर्मेट भी तैयार कर लिया, पर आपको क्या है ये भी ध्यान रखना है कि जो विषय है
उसे किस प्रकार से आप फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसका लिंक आप सेकंड पैराग्राफ से किस प्रकार से करें, यानी कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा ना लगे कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल अलग है और सेकंड पैराग्राफ बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में लिंक करते हुए हो, दोनों आपस में संबंधित हो, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ लगना चाहिए। तो इसे आप किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। एक विचार, हमारे मन में एक छोटा सा विचार आता है, आप उसे किस प्रकार से आप एक पेज में किस प्रकार से आप उसे आगे बढ़ाते हुए लिखते जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए और कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तीसरी बात, जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है, यानी कि जो भी विषय आपने चूज किया है, जो भी विषय आपने चुना है, उससे संबंधित आपको जानकारी भी होनी चाहिए। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई विषय जब आप निबंध लिखते थे तो आप क्या करते थे, विषय चुनते थे, तो आप उसी विषय को चुनते थे जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होती है, फिर लगभग अंदाजा होता है। तो जिस विषय के बारे में आपको जानकारी होती है उस पर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा विषय ऊपर से उठाकर दे दिया गया और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप नहीं लिख पाएंगे उसके बारे में। जब आपको वो जो विषय है उसके बारे में सुन भी नहीं रखा है तो आप कैसे लिखेंगे। और मान लीजिए आपको कोई भी गेम के बारे में दे दिया गया, मोबाइल फ़ोन के बारे में दे दिया गया या फिर इंटरनेट के बारे में दे दिया गया, इस तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, तो इस तरीके से दे दिए गए ये विषय आपकी जानकारी के हैं, आप इनसे परिचित हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो तीसरी बात यह है कि जो विषय है उससे संबंधित जानकारी भी पूरी होनी चाहिए लेख लिखते समय। अगर लेख लिखने जा रहे हैं आप, यहाँ पर एग्जाम के तौर पे नहीं बताया गया, यहाँ पर ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति लेख लिखना चाहता है तो किस प्रकार से लिख सकता है। अगर वह लेखन करने जा रहा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसा विषय चुने जिसके बारे में पूरी जानकारी उसके पास हो, तथ्यों की जानकारी हो। सुसंबद्धता किसी भी लेखन का बुनियादी तत्व होता है। सुसंबद्धता मतलब आपस में रिलेट करते हुए, फर्स्ट पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ, इस तरीके से लिंक करते हुए। अब फोर्थ वाला देखिए, किसी भी विषय पर लिखते हुए दो बातों का आपस में जुड़े होने के साथ साथ उनमें तालमेल होना भी आवश्यक है। यानी कि कोई भी जो विषय है जिस पर आप लेखन करने जा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सुसंबद्धता होनी चाहिए, यानी कि वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, जो दो बातें आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखने की है इसमें कि वो क्या है, आपस में तालमेल भी खाती हो, ऐसा ना हो बिल्कुल ही अलग अलग हो, तालमेल भी खाती हो। अब आगे देखिए आत्मपरक लेखन। मान लीजिए मैंने आपको कहा था जो ये लेख होता है यह किसी भी विधा के अंतर्गत नहीं आता है, इसके अंतर्गत यानी कि विधा के अंतर्गत आपका आत्मपरक लेखन भी आ जाएगा या फिर आपका निबंध आ जाएगा, संस्मरण आ जाएगा, रेखा चित्र इत्यादि इस तरीके के होते हैं विधा के अंतर्गत। तो ये जो लेख होते हैं ये किसी भी विधा में सिमटे हुए नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम लेख दे दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आत्मपरक लेखन करने जा रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आत्मपरक लेखन में मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। आत्मपरक मतलब ही क्या है, अपने बारे में लिखना, तो इसमें तो मैं शैली का प्रयोग होगा। परंतु जब आप निबंध के या फिर अन्य जो लेखन कर रहे हैं तो उसमें आपको मैं शैली का प्रयोग करने से वर्जित होना चाहिए, यानी कि बचना चाहिए। तो ये जो बातें आपको भी ध्यान रखनी है और ये प्रश्न आ जाए जब आपको लेखन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये प्रश्न आ जाए कि एक व्यक्ति अगर लेखन करने जा रहा है तो उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट आ जाएंगे आपके, और ये आपको बातें ध्यान होनी चाहिए। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में लेख लिखने के लिए आता है किसी भी विषय पर तो सबसे पहली बात आपकी यहाँ पर ये है, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको वही क्वेश्चन लेना है जो आपको अच्छे से आता हो, पहली बात। दूसरी बात, उस विषय को चुनना है जो विषय आपको अच्छे से आता हो, जिसकी जानकारी आपके पास हो। अगर जानकारी होगी तो आप अच्छा लिख भी पाएंगे। अगर आप अच्छा सोच सकते हैं किसी विषय को लेकर, उसके बारे में अच्छी जानकारी हो सकती है, तो आप अच्छा लिख भी सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सेकंड बात। अब थर्ड बात क्या है, आपकी तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने विषय चुन भी लिया है तो आपको क्या करना है, उसके बारे में विचार, मन ही मन 2 मिनट के लिए विचार उसके विषय के
विषय को सोचकर कुछ विचार अपने मन में लाइए कि आप उसके बारे में क्या लिखेंगे, या फिर ये जो विषय है इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो सारी बातें अपने मन में लेकर आइए और उसे क्या करिए आप अपने पेज पर उतारने से पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट तैयार कर लेना कि आप अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया। अब और आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो मैंने आपको कहा है कि आपको क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना है। तो जो आपका पहला पैराग्राफ होगा और आपका जो लास्ट वाला पैराग्राफ होगा, ये जो दोनों के दोनों पैराग्राफ हैं ये आपके आकर्षक होने चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो पहला और लास्ट वाला पैराग्राफ देख लेता है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसमें आपको निष्कर्ष भी लिखना है। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर आप निष्कर्ष लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष का मतलब ये नहीं है कि आप निष्कर्ष डालेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, निष्कर्ष आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखना है। उसमें निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, सारी चीजें जो भी आपने ऊपर लिखी हैं उन सबको मिलाकर कुछ लाइनों में इस वाले पैराग्राफ में लिख देना। अब ये बात आती है कि आप कितना लिखें, यानी कि आपके जो क्वेश्चन आता है, अगर 3 नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कितना लिखें। तो चाहे वो फीचर हो, चाहे वो लेख हो, चाहे वो आपका आलेख हो, तो ये जो चीज़ें हैं अगर ये इनके ऊपर लिखने के लिए आता है तो मेरा मानना है कि आपको एक पेज लिखना होगा। एक पेज यानी कि आगे पीछे का मिलाकर नहीं, केवल आगे वाला। मान लीजिए ये जो पेज है आपका, बस यही पेज आपको लिखना होगा पूरा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है जो सीबीएसई के द्वारा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेज आता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपकी जो नोटबुक है वही आएगा, नहीं, बड़ा आता है पेज, तो वो पेज हो जाएगा। अगर फिर भी आपका कुछ रह गया है तो आप 1.5 पेज कर सकते हैं, पर 1.5 से ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कम से कम ही लिखना होता है इनमें भी, क्योंकि वर्ड्स लिमिट भी ध्यान रखनी होगी। इसी के साथ वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो आपको एक काम करना है, आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।